नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, जो मैं कार्य करता हूं आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करें, इससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता है। और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है उसको आपको अच्छी तरीके से समझना है और समझने के बाद उसका उत्तर देना है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आपको बताना है कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था 1991 में, तो उसका परिणाम स्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कैसे कम हुए। ठीक है, और क्या मांग जो क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के लिए हानिकारक है। तो देखिए, दो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव पूछा गया है औपचारिक क्षेत्र में। ठीक है, जो फॉर्मल सेक्टर है उस पर आपका जो इफेक्ट है, क्या प्रभाव पड़े हैं। ठीक है, तो उसको आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो अनौपचारिक क्षेत्र है, ठीक है, जो अनौपचारिकता जो देश के लिए है, तो वह देश के लिए किस प्रकार हानिकारक है, लाभदायक है, यह आपको बताना है। ठीक है, और आपको जो यह प्रश्न लिखना है पॉइंट्स के फॉर्मेट में नहीं लिखना है और ना बुलेट्स के फॉर्म में लिखना है। बुलेट्स के फॉर्म में तभी आप लिखिए जब आपके पास समय कम होता है। एग्ज़ाम टाइम में जब आपके पास समय कम हो तो उस समय आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, तो अच्छे से लिख लीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन जो एलपीजी आया था, ठीक है, तो उसी में ग्लोबलाइजेशन भी था, वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण जो था यह क्या था, सबसे पहली बात यही करनी है। और आपको पहले पैराग्राफ में क्या करना है कि पैराग्राफ में लिखना है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो दो पैराग्राफ हैं उनमें जुड़ाव होना चाहिए। जुड़ाव होने के बाद आप किसी कोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी मूवी के गीत या बोल जो 2-3 लाइनें होती हैं तो उससे स्टार्टिंग कर सकते हैं। और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको आप बहुत ही बेहतर बनाइए। बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट में आप लोग एक एक कोटेशन ज़रूर डाला करिए, जिससे आपका उत्तर बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है कि वैश्वीकरण के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है कि 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। और उस समय से लेके अंतर्राष्ट्रीय यह है क्या चीज़, सबसे पहले ये समझिए कि वैश्वीकरण क्या है। जैसे हमारा यह भारत देश है और ये इधर यूएसए है और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो अभी हमारा देश एक है। ठीक है, अब क्या करना है, ये एक बाज़ार है, एक मार्केट है, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब सारी अर्थव्यवस्था विश्व को, जो विश्व है पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी को एक बाज़ार मान लेना, तो ये क्या है, वैश्वीकरण। अब इसमें व्यापार भी होगा। ठीक है, और आपका जो माल है उसका लेन देन होगा, पैसे का लेन देन होगा, मुद्रा का लेन देन होगा। तो हर प्रकार से, जैसे हम पूरे विश्व को ही अपना एक घर मान लें या एक छोटी सी मार्केट मान लें, तो इस तरीके से वैश्वीकरण समझा जाएगा। ठीक है, वैश्वीकरण होता क्या है, वैश्वीकरण का मतलब है जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें हैं उनकी एकीकरण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, उसकी यह एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि व्यापार आता है, व्यापार का आदान प्रदान, कि एक दिन जो भारत है चाइना के साथ में व्यापार करता है, किस तरीके से करता है, वित्त का लेन देन, जो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जैसे आईएमएफ है, एशियाई विकास बैंक है, तो ये भारत से लेन देन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अन्य देशों से भी किस तरीके से करते हैं। तो ये क्या है, हर देशों से एक दूसरे का जो लोन दिए जाते हैं, जैसे भारत नेपाल को सहायता देता है। ठीक है, भारत को कौन सहायता देता है, यूएसए देता है, बहुत सारे रूस है, तो सभी से यह सहायता राशि मिलती है। ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी में जैसे रशिया से हमारा टाई अप है, वहाँ से हम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बात चल रही है, हम लोगों ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कर भी रहे हैं जापान के साथ में, दक्षिण कोरिया के साथ में। तो ये क्या है, यह वैश्वीकरण का प्रभाव है। ठीक है, वैश्वीकरण के बारे में हम लोग जान रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार होता है तो उसको भी एक एक दूसरे के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना, चीज़ों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें देशों की सहभागिता
को सुनिश्चित करना, ठीक है। सभी देश वहाँ से कुछ खरीद सकते हैं, वहाँ पर बेच सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी माल भी हो सकता है, कोई जो आप पैदा करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट हो सकता है, या कोई कैपिटल हो सकती है, पूंजी हो सकती है, ठीक है। और क्या है इसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कि जो विचारों का स्वतंत्र प्रवाह, ठीक है, कोई रोक टोक ना हो, मतलब कोई भी विचार, आपका कोई आइडिया पूरे विश्व में जाता है, तो यह क्या है, वैश्वीकरण की यह प्रक्रिया है। अब इसने क्या किया है कि यह औपचारिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, तो देखिए औपचारिक क्षेत्र को इसने क्या किया है, जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है इसने बहुत रोजगार के अवसर कम किए हैं, बेरोजगारी को बहुत बढ़ाया है, और सामाजिक आर्थिक रूप से यह जो समस्या है ये 21वीं सदी की समस्या मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए वैश्वीकरण का औपचारिक क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हुए हैं, अब इसको समझिए, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि वैश्वीकरण का औपचारिक क्षेत्र में जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार से पड़े हैं, तो यदि देखिए कि आधुनिक तकनीकी का विकास हुआ है, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में कमी आई है। कमी क्यों आई है, इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, और रोजगार में कमी आई है। अब जैसे मान लिया कोई नई तकनीकी आती है, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पहले उसमें जो एक संगठित क्षेत्र था, ठीक है, संगठित क्षेत्र में जैसे एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो कंपनी के अंदर कोई एक विज्ञान का या कोई प्रौद्योगिकी का प्रोडक्ट बनाती है, तो अब वहाँ पे ऐसी कोई प्रौद्योगिकी आई जिसमें पहले 10 लोग काम करते थे, अब क्या किया, नई प्रौद्योगिकी या तकनीकी आई, उसके माध्यम से क्या हुआ कि चीज़ें एक ही मशीन के द्वारा उत्पादित होने लगी। तो अब क्या हुआ, तो विनिर्माण क्षेत्र को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है, रोजगार लोगों से छिन गया, लोगों को रोजगार नहीं मिला, वो काम मशीनों के द्वारा होने लगा, ठीक है। कड़े श्रम कानून आ गए, तो लोगों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक रोज़गार प्रदान करने लगे, कुछ रोज़गार मिले भी लोगों को, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें बहुत मशीनीकरण भी हुआ, स्वचलन जो था, ठीक है, स्वचालित मशीनें आ गई, कंप्यूटरीकरण हुआ, और आउटसोर्सिंग होने लगी, कि जैसे भारत से आउटसोर्सिंग बाहर विदेशों में जाने लगी, विदेशों की ही हमारे यहाँ इंडिया में आती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, वैश्वीकरण से संगठित रोजगार में भी कमी आई है, ठीक है। तो जो उनको रोजगार मिलता था वो काम टेक्नोलॉजी और मशीनीकरण, जितनी मशीनें हैं उनके माध्यम से होने लगा, तो अब यहाँ पर जो संगठित क्षेत्र का रोजगार था, फॉर्मल सेक्टर था, उसको बहुत ही ज़्यादा हानि उठानी पड़ी वैश्वीकरण के पश्चात। जैसे अभी हम लोगों ने वैश्वीकरण का औपचारिक क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव किस तरीके से पड़ा है, ठीक है। अब वैसे ही संगठित क्षेत्र जो होता है, संगठित क्षेत्र को जो होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। उसमें पब्लिक सेक्टर जितने भी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस और जितने भी लोग होते हैं जो काम करते हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, सुरक्षा योजना, और हर तरीके से उनको सुरक्षा मिलती है, ठीक है। अनौपचारिक सेक्टर कौन सा होता है, या इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है, ठीक है। जैसे रियल इस्टेट हो गया, ठीक है, रियल इस्टेट को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। खुदरा व्यापारी जो खुद कहीं से माल खरीद कर ले जाते हैं और दूसरी जगह पर बेचते हैं, ठीक है। छोटे दुकानदारों को भी आपने देखा होगा, तो ये क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ थी, वो इंडिया में एक कंपनी बनाती थी छोटी, लेकिन वो कोई लोगों के पास नहीं पहुंच रही थी। अब क्या हुआ कि उसी चीज़ को एक दूसरी विदेशी कंपनी मार्केट में बेच रही है, तो अब यहाँ के लोगों ने क्या किया, इस ए नाम के प्रोडक्ट को ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद अगली पिछली मार्केट में, छोटी मार्केट में जाके बेच देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इससे जो इनफॉर्मल सेक्टर था उसने अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा योगदान देना चालू कर दिया, और जब इनफॉर्मल सेक्टर ने अधिक रोजगार अवसर पैदा कर दिए, ठीक है, जीडीपी में योगदान ज़्यादा कर दिया, तो इसको अब नकारा भी नहीं जा सकता था, ठीक है। और पिछड़े एवं वंचित वर्गों में भी इसने स्वरोजगार उत्पन्न किया। तो ये जो अनौपचारिक, जैसे मान लिया जो पिछड़े और वंचित वर्ग हैं, अब जैसे मान लिया कोई छोटी सी दुकान लगाता है, तो उसका कहीं लेखा जोखा रहता है, कहीं नहीं रहता, ठीक है। कोई एक ठेला लगा देता है,
तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता। हम एक मार्केट से, ये मान लिया दिल्ली की मार्केट से एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति जाता है, कोई सामान खरीद कर लेके जाता है और ख़रीद के उसको किसी दूसरी जगह पर बेच देता है। तो ये क्या है? ये आपका असंगठित क्षेत्र है जिसका डेटा नहीं रहता सरकार के पास में, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर का जो जितने भी रोज़गार होते हैं और डेटा होता है उसका डेटा उपलब्ध रहता है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो अनौपचारिक समूह के लोग ये लोग होते हैं और इन लोगों ने मतलब ये खुद से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनका कहीं किसी सरकार के पास में या किसी संस्थान के पास में कोई लेखा जोखा नहीं रहा, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों। अब देखिए जो अनौपचारिक समूह हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, तो इसकी कमियां क्या हैं? अब थोड़ा सोच के देखिए कमियां क्या हैं। तो कमियों को देख लीजिए कि जैसे एक फेरी लगाने वाला है, तो क्या इसको कभी बीमा पेंशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको क्या होगा? स्वास्थ्य का कुछ मिलेगा? सुरक्षा कभी नहीं मिलेगी। इनको कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता, इनको कौशल विकास की कमी है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये टैक्स नहीं पे करते, ये टैक्स से बाहर रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये टैक्स दायरे से बाहर रहते हैं, ये सबसे बड़ी। और जो कि जीडीपी में ये इनडायरेक्ट जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करते हैं, लेकिन क्या होता है डायरेक्टली सरकार को कुछ फ़ायदा नहीं होता है, अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, ठीक है। और आप सोच के देखिए कि जैसे एक कोई छोटा सा स्थान है, यहाँ पर 100 लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। कोई अपनी दुकान चलाता है, कोई खुदरा व्यापारी है, कोई माल को यहाँ से वहाँ ले जाके बेच देता है, कोई ठेला लगाता है, कोई फेरी लगाता है। तो इतने सारे लोग मिलके क्या करते हैं? ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें तो योगदान देते हैं, लेकिन ये लोग सरकार की योजनाओं को भी यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? सब्सिडी। भाई सब्सिडी दी जाती तो इनको ऐसा थोड़ी है कि असंगठित क्षेत्र के लोगों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी, तो इनको भी दी जाती है। और क्या है, सरकार का व्यय भी ज़्यादा होता है। तो ये क्या है? ये अनौपचारिक समूह एक नकारात्मक चीज़ों को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और क्या है? कम आय होती है इनकी, तो इसलिए अभी अपनी आय को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। गरीबी को बहुत ही ज़्यादा होती है, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब चीज़ें निम्न स्तर की होती हैं। और आप भी जानते हैं कि जो मानव विकास सूचकांक में भारत की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि इतनी सारी चीज़ें ये अनौपचारिक समूह की हैं। और आप खुद जानते हैं कि हमारे यहाँ 71% या 70% लगभग जो जनता निवास करती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अब ये क्या है? उनके पास कौशल भी नहीं है, कोई उनके पास आय का साधन नहीं है, उनके पास वही जो असंगठित क्षेत्र की चीज़ें हैं या कोई जॉब नहीं होती है, ठीक है। तो उनके पास क्या है? उनके पास कुछ भी काम कर लेते हैं, काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी दूसरे के यहाँ जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी बहुत बुरी स्थिति के बावजूद भी ये लोग अर्थव्यवस्था में एक योगदान देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, ठीक है, जो हमारे देश की स्थिति है वो देश की स्थिति में इनका योगदान हम लोग नहीं नकार सकते। जीडीपी में योगदान ये अप्रत्यक्ष रूप से देते ही देते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए। और कमियां हैं, नो डाउट कमियां हैं, तो इनको कमियों के उपाय भी हमें सुझाने होंगे कि इनमें क्या उपाय किए जाने चाहिए। अब यही चीज़ बतानी है। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन था यही पूछा गया था, क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता, जो असंगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, क्या देश के लिए हानिकारक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हानिकारक है। इनको रेगुलेट किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। उपाय में आप लोगों को चीज़ें बतानी हैं, ठीक है। आपको ये भी बताना है हानिकारक है, कुछ हद तक है, लेकिन पूरा नहीं है, ठीक है। तो उपाय में क्या बताना है? उपाय सरकार के द्वारा कुछ किए गए हैं कि जैसे आम आदमी बीमा योजना चलाई गई है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई गई और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष भी चलाया गया। तो ये सारी चीज़ें किन के लिए हैं? ये अनौपचारिक सेक्टर के लोगों के लिए हैं, ठीक है। तो इनके लिए और जीडीपी में योगदान भी करते हैं। और क्या है, जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं इनको क्या करना चाहिए कि जो कौशल प्रशिक्षण है उसको दिया जाना चाहिए, ठीक है। और इनको भी टैक्स के दायरे में लाया जाना चाहिए, जिससे सरकार की आय हो और सरकार उसी पैसे को कहीं दूसरी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। तो इससे और क्या हो सकता है? असंगठित क्षेत्र के लोगों को रेगुलेशन की ज़रूरत है, ठीक है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है।
कि इनके लिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म तैयार किया जाए और इनका भी डेटा तैयार किया जाए कि कौन कौन सा व्यक्ति क्या चीज़ करता है, ठीक है, और उनका भी पूरा लेखा जोखा होना चाहिए। तो जो ये अनौपचारिक सेक्टर है, हम इसको ना चाहते हुए भी जो जीडीपी में योगदान दे रहा है, उसके लिए हम इनको नकार नहीं सकते। और निष्कर्ष के रूप में लिखना है कि असंगठित क्षेत्र का योगदान है, नकारा नहीं जा सकता। इसके बावजूद भी ये लोग मतलब जो जीडीपी है उसमें योगदान देते हैं। और औपचारिक क्षेत्र को तो हम भूल ही नहीं सकते, औपचारिक क्षेत्र को भी हमें चीज़ों को अच्छा करना होगा, ठीक है। जब दोनों चीज़ें पैरेलल में चलेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा चीज़ें, ठीक है। तो निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को यह लिखना है। देखिए, यह इतने मैंने पॉइंट्स दिए हैं, कुछ पॉइंट्स आपने भी पढ़े होंगे तो उनको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ऐड करने के बाद एक बेहतरीन उत्तर लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप लोग, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई पढ़ाई से संबंधित समस्या है तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। और लिखने के बाद आप लोग मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर प्रश्न अपने उत्तर लिख के भेजिए और मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर चैनल है पीसीएस एकेडमी का, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से उत्तर सभी के जो भी मेरे पास आएंगे मैं आप लोगों को वहाँ पर सेंड कर देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों, एक चीज़ बात करना चाह रहा था आप लोगों से कि जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि ये फॉर्मेटिंग क्यों ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ ये जो फॉर्मेटिंग है ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, वीडियो जो है मेरा बहुत सारे लोग देखते हैं और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेंस भी कई बार दिए हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपने भी बहुत पढ़ते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद क्या होता है कि जिस समय एग्ज़ाम हॉल में आप पहुंचते हैं और आपके पास 20 क्वेश्चन, या यूपीएससी का जो लोग मेंस लिखे होंगे तो उसमें 20 ही क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब है क्या कि जितने भी आते हैं तो अब वहाँ जब कॉपी आती है आपके पास, एक प्रश्न लिखा रहता है ऐसे ही। अब आप सोच के देखिए, थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि आपके पास ये प्रश्न आया, आपने पूरा वैश्वीकरण भी पढ़ा होगा, अनौपचारिक और औपचारिक सेक्टर भी पढ़ा होगा, ठीक है, आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों को वहाँ पर लिखते कैसे हैं। आप लोग पॉइंट्स ही तो खींचते होंगे ना कुछ खाका या फ्लो चार्ट कुछ ना कुछ बनाते होंगे, ठीक है। तो वो क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि याद नहीं आता वहाँ पे क्या दिक्कत होती है। अच्छा, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, चौथा पॉइंट ये रहा, उसके बाद पॉइंट्स खा जाते हैं, गायब, दिमाग से ही गायब हो जाते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए ही मैंने, जैसे आप सोच के देखिए कि जो यह चीज़ है, ठीक है, नोट्स बहुत सारे मार्केट में पड़े हुए हैं, बुक्स आपके पास बिल्कुल रैक में सजी रखी होंगी, बहुत अच्छे सजी रखी होंगी। आप कितना पढ़ पाते हैं, कितना उन पे कार्य कर पाते हैं। और जो लोग मेंस दिया है, जिन लोगों ने भी मेंस दिया है, आप उनके दिलों से पूछिए कि जिस समय लिखना चालू करते हैं पॉइंट्स, क्योंकि वहाँ एक क्वेश्चन नहीं होता, वहाँ पर आपके पास ढेरों क्वेश्चन होते हैं और आपको सभी का उत्तर देना होता है। तो आपके पास क्या होने चाहिए, 10 से 12 पॉइंट अगर आपके पास होते हैं तो आप पढ़े होते हैं पहले से, 10 से 12 पॉइंट मिल गए, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से उत्तर लिख ले जाएंगे, ठीक है। मेरा मकसद बस इतना ही है कि जिस समय एग्ज़ाम हॉल में बैठें आप लोगों को कम से कम ये फ्लो चार्ट या कम से कम 10 पॉइंट तो आप लोगों को याद रहें, अलग अलग, ध्यान रखिएगा, अलग अलग, ठीक है। अब एक पॉइंट में ही आप 10 पॉइंट निकाल देंगे तो वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। एग्जामिनर सोचेगा यार इसने तो कोई भी डायमेंशन ही नहीं बताई। तो आप लोगों को क्या करना है, इसी तरीके से, और मेरा ध्येय यही है, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो प्रश्न लिखने की प्रकृति है, ठीक है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ 200 वर्ड आप नहीं रट सकते, बिल्कुल भी नहीं रट पाएंगे। और जब नहीं रट सकते तो आपको रटना क्या चीज़ें हैं, यही पॉइंट्स रटने हैं। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने भी कुछ पढ़े होंगे तो उसमें ऐड भी कर सकते हैं, इसी का प्रिंट आउट ले लिए, प्रिंट आउट लेने के बाद इसी में कुछ आगे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे होगा क्या, मेरा मकसद, जो लोग, जैसे मान लीजिए जो लोग मेंस नहीं दिए हैं, तो आप लोग ये काम करिए, जिन लोगों ने मेंस अभी नहीं दिया, अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जो लोग तैयारी कर चुके हैं वो लोग तो अच्छी तरीके से जान रहे हो कि परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी यही होती है मेंस जब लिखते हैं जाके,
कि उस समय पॉइंट्स याद नहीं आते। और जो लोग मेंस नहीं दिए हैं उनके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, चलिए ठीक है, एक कोई क्वेश्चन आप उठाइए जिसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है, आप एक दिन का समय दीजिएगा। जैसे आज आपने पढ़ा, आज आपने लिखा भी और सारी फ्लो चार्टिंग सब कुछ बना रखी है, आपने पूरा लिख भी डाला है, सब कुछ कर लिया है, बहुत बेस्ट आंसर आपने लिखा है। लिखने के बाद आप क्या करना है, 2 दिन रुक के आप उसको याद करिए, या 1 दिन रुक जाइए। 1 दिन रुकने के बाद अब अगले डेट में वही क्वेश्चन लिखिए, और लिखने के बाद अब आप देखिए कि क्या आप उस उत्तर को, उस प्रश्न को सारे के सारे पॉइंट डाल पा रहे हैं। मैं इतने गारंटी से दोस्तों बोलता हूँ कि 3 से 4 पॉइंट, 5 पॉइंट के आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, याद नहीं आते। और अगर आपने रट डाले होंगे, उन पॉइंट्स को रट डाला होगा, तो आपको याद आ जाएंगे। और ये नोट्स, जैसे जो भी मैं, जैसे व्हाट्सअप, जैसे इसमें मैं 2 प्रश्नों की फॉर्मेटिंग देता हूँ, पॉइंट्स देता हूँ आप लोगों को लिखने के लिए, ठीक है। तो जब जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखने के लिए देता हूँ, तो आपको क्या करना है, आपने ये पॉइंट्स 2 प्रश्न इसमें हो गए, और 4 क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग जिस तरीके से यहाँ दी जा रही है वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे 4 क्वेश्चन की मिलती है एक दिन में, ठीक है। 4 क्वेश्चन डेली, और एक टॉपिक वो भी इसी तरीके से। देखिए, नोट्स सब बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखने पे जो जो मुख्य, जैसे एक कंसाइज रूप में आपने चीज़ों को लिख लिया, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। अब यह जो चीज़ होती है, एक टॉपिक डेली आपको मिलेगा, उसमें 5 क्वेश्चन डेली मिलेंगे, ठीक है। और यूट्यूब के 2 प्रश्न हो गए, और जो आपकी टेस्ट सीरीज़ होती है वो संडे और बुधवार को होती है, 2 दिन होती है, उसमें भी प्रश्न लिखने होंगे। अब ये जो नोट्स होंगे, टॉपिक वाइज नोट्स होंगे, ये किस समय आपको फ़ायदा करेंगे। जैसे मैं यूट्यूब पे ही 2 प्रश्न देता हूँ, तो ये किस समय आपको फ़ायदा करेंगे, ठीक है। तो ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता, आपने पढ़ रखा है, पॉइंट्स अगर आप याद हैं तो कहीं पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा ही बात रही। और उस समय आपको याद रहेंगे कि जैसे मान लीजिए 17 जून से पेपर है आपका, जून है 17 जून से, तो 17 जून से 1 महीना पहले अगर आप रिवीजन करना चाहेंगे, तो पूरा का पूरा सिलेबस 1 महीने में आप रिवाइज करवा देंगे, ठीक है, रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। तो इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फ्लो चार्ट के माध्यम से जो चीज़ें, या एक ग्राफ के माध्यम से आप पॉइंट्स के फॉर्मेट में अगर लिखते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिल जाएगी, ठीक है। और यह सारी चीज़ें मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप इसी नंबर से चल रहा है, ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करने के इच्छुक हों, और 300-350 प्रश्न प्रति माह अगर लिखने में इंटरेस्ट है, ज़बरदस्त मेहनत करना चाहते हैं, तो आप लोग, जो मेहनती व्यक्ति हैं, केवल वही लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करें। और इस ग्रुप की सारी जानकारी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ठीक है। चलिए अब सेकंड प्रश्न देखते हैं आज का। जीएस 4th पेपर का यह प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 73 है, ठीक है। 150 शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में, ध्यान रखिएगा, 150 शब्दों में ही लिखना है, न कम न ज़्यादा। जो चीज़ पूछी गई है उसी का जवाब आप लोगों को देना है, ठीक है। तो प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है क्या, हम बच्चों को आसानी से माफ़ कर सकते हैं, ठीक है, जो अंधेरे से डरता है, ठीक है, जो अंधेरे से डरता है, हम उस बच्चे को माफ़ कर सकते हैं। लेकिन जीवन की वास्तविक विडंबना तब है जब मनुष्य प्रकाश से डरने लगे। तो यह एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन का तात्पर्य मतलब क्या है, कि जैसे अगर बच्चा कोई गलती करता है तो हम उसको माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर बड़ा जानबूझकर गलती करने लगे तो हम उसको किस प्रकार माफ़ करें, ठीक है। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य को कह सकते हैं कि गलतियों का पुतला होता है, ठीक है। गलतियां, देखिए, जब आप गलती करते हैं तो ये एक सीखने की निशानी होती है कि गलती करके आप पिछली गलतियों को नहीं दोहराएंगे, ठीक है। अनजाने में अगर कोई गलती हो जाए तो उसको गलती कहते हैं, लेकिन अगर कोई जानबूझकर गलती करे तो उसको क्या कहते हैं, वो गलती नहीं मानी जाती। जैसे आपको पता है कि सत्यनिष्ठा क्या होती है, सत्यनिष्ठा पता है कि सही तरीका, जो चीज़ आपको करने के अधिकार दिए गए हैं, कि जैसे आप पढ़ाई करने आए हैं यहाँ पे, कहीं पे भी, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर या बम्बई, कहीं पे भी अगर आप पढ़ने गए हैं, तो वहाँ पर आपका कर्तव्य क्या था,
कर्तव्य यही था कि आपको पढ़ना था, लेकिन आपने क्या किया, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सत्यनिष्ठ नहीं होंगे। आप अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन लिखना है, मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन डेली लिखने चाहिए। अब 10 क्वेश्चन नहीं, अगर 5 क्वेश्चन भी डेली लिख लेते हैं, 7 क्वेश्चन भी लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप सत्यनिष्ठा की राह पर चल रहे हैं, अपनी जो एक लक्ष्य बनाया है, लक्ष्य को प्राप्ति की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर नहीं बनाया है, आप जानकर भी वो गलती कर रहे हैं, देखिए सारा जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, और इसी जो लाइन बोली गई है जिस पर लिखना है आपको 150 वर्ड, उसी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो लोग जानबूझकर गलती करते हैं, जानबूझकर गलती करने का क्या मतलब है, अब मेंस की डेट आ चुकी है, 17 जून से है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये जानबूझकर गलती करना। फिर लास्ट में जब 3 महीने बचेंगे, 2 महीने बचेगा, फिर वो सोचेंगे कि चलो अच्छा अब आंसर राइटिंग कर लेते हैं, या नेक्स्ट ईयर की जो आंसर राइटिंग है वो नेक्स्ट ईयर ही कर लेंगे, अभी तो मेरा पीटी भी नहीं निकला है। ठीक है, तो ये क्या है, ये चीज़ जानबूझकर गलती करना। ठीक है, अब जो उपरोक्त लाइन है इसका सही अर्थों में यही है, अर्थ जो है कि जानबूझकर गलती करना। जैसे बच्चे जो होते हैं, बच्चे आसानी से, मतलब जो अनजाने में गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता, वो विवेकशील नहीं होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हम गलती कर रहे हैं, तो हम उनकी गलतियों को माफ़ कर सकते हैं। लेकिन क्या हम बड़ों की लोगों की गलती को माफ़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि उपरोक्त लाइन में यही चीज़ें बताई गई हैं कि जब मनुष्य ही प्रकाश से डरने लगे, प्रकाश से डरने का मतलब यह है कि जो सच्चाई है उसको नहीं देखना चाहता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है जो पढ़ाई करना था, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वो जानबूझकर गलती कर रहे हैं ना। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जो वर्तमान समय में लोग कर रहे हैं। जैसे कोई अधिकारी है, अधिकारी एक होता है और जानबूझकर वो पक्षपात करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति में विभेद नहीं करना चाहिए उसको। जो एक्चुअल में लाभार्थी है उसी को योजना का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब क्या है, हमारे यहाँ अगर कोई खुद की गलती है तो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और गलती से सीखकर आगे बढ़ने नहीं जानता। ठीक है, अब दुविधा की स्थिति कैसी फंसती है कि जैसे जब परिपक्व व्यक्ति होता है वो सत्य से हमेशा भागता है। कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति, कोई ए नाम का व्यक्ति है, तो यह अगर ड्रिंक करते हैं तो ये जानते हैं कि वो हमें नुकसान करेगी, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी उस ट्रुथ से भागते फिरते हैं कि नहीं नहीं सही है, अच्छा है। तो ये है क्या, जैसे पर्यावरण की सुरक्षा है, पर्यावरण की हम लोग भी जानते हैं कि अगर हम अपने आसपास के वातावरण को अगर स्वच्छ नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, तो प्रॉब्लम हमें ही होनी है। ठीक है, तो उस समय क्या है, आपको अच्छी तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना होगा, और जो आपने गलती करी है, पेड़ नहीं लगाए हैं, तो उनको आपको लगाना होगा, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। नहीं तो आप सच नहीं देखना चाहते कि हाँ हम ऐसे ही जी लेंगे, तो उसका जो नुकसान है, प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग, और जब सर्दी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी, जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी। ठीक है, जैसे झूम खेती है, झूम खेती जो लोग करते हैं कि जैसे एक खेत को पहले यहाँ पर अपना काट के वहाँ पे जंगल वंगल जो भी होता है उसको साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद फिर वहाँ पे अपनी फसल उगाते हैं, फसल उगाने के बाद फिर जब फसल कट जाती है तो उसको जला के वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। और क्या है, वर्तमान में एक दो और चीज़ें हो रही कि मनुष्य जो है नैतिक मूल्यों के बजाय भौतिक मूल्यों को अपनाना चाहता है। ठीक है, वर्तमान में है क्या कि मनुष्य जो है नैतिक मूल्यों, जो मानवीय मूल्य हैं, उनको अपनाने के बजाय वो भौतिक मूल्यों को देखना चाहता है कि हमें इतना पैसा मिल जाए, हमें ये चीज़ मिल जाए। अब सभी लोग जानते हैं कि मैकडॉनल्ड में अगर पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं, जानने के बावजूद भी वही गलती करते हैं हर बार। किस लिए? थोड़े समय के मज़े के लिए। ठीक है, तो है क्या, सिस्टम यही है, आप कभी कदार खा सकते हैं, लेकिन जानबूझकर किसी, मतलब जो चीज़ है उस पे अगर आप गलती करते हैं तो वो आपकी गलती नहीं कहलाती है। ठीक है, वो बहुत बड़ी भूल है आपकी लाइफ की।
जैसे जो लोग जान भी रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम आ गया है, हमको मेंस की आंसर राइटिंग करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का परम उद्देश्य समझना चाहिए। निष्कर्ष में आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। और लिखने के बाद इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को अच्छी तरीके से दीजिए, और लिखने के बाद आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।